एक नाम जो सिर्फ बिजनेस की दुनिया में ही नहीं बल्कि करोड़ों दिलों पर राज करता है। एक नाम जो विनम्रता और दूरदर्शिता का दूसरा नाम है। आज हम बात करेंगे रतन टाटा की। ये सिर्फ एक कोट नहीं है, ये उनकी पूरी जिंदगी का निचोड़ है। एक फिलॉसफी जिसने उनके हर काम, हर फैसले को एक दिशा दी। तो चलिए इसी सोच को समझते हुए उनकी कहानी में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, हाल ही में 9 अक्टूबर 2024 को वो हमारे बीच नहीं रहे और उनके जाने से सिर्फ एक इंसान ने दुनिया को अलविदा नहीं कहा, बल्कि एक पूरे युग का अंत हो गया। वो युग जिसने भारत के बिजनेस को दुनिया के नक्शे पर एक नई पहचान दी। तो सवाल ये उठता है कि वो इस मुकाम तक पहुंचे कैसे? हर बड़ी कहानी की तरह इसकी शुरुआत भी बिल्कुल जमीन से हुई, उनकी जड़ों से। रतन टाटा का जन्म हुआ 28 दिसंबर 1937 को, उस वक्त के बॉम्बे में। हाँ, वो टाटा परिवार से तो थे, लेकिन उनका बचपन कोई फूलों की सेज नहीं था। उनके माता पिता बहुत जल्दी अलग हो गए थे, तो उनकी परवरिश उनकी दादी ने की। और पढ़ाई लिखाई में भी वो काफ़ी आगे थे। उन्होंने अपनी हायर स्टडीज़ अमेरिका से की। पहले तो 1962 में कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से आर्किटेक्चर में डिग्री ली और फिर 1975 में हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से एडवांस्ड मैनेजमेंट प्रोग्राम भी किया। अब सोचिए ज़रा, कॉर्नेल और हार्वर्ड से पढ़ा हुआ इंसान, क्या उम्मीद करेंगे आप? एक शानदार केबिन, बड़ी पोस्ट, है ना? लेकिन नहीं, रतन टाटा ने अपने करियर की शुरुआत की 1962 में टाटा स्टील के शॉप फ्लोर से, मतलब बिल्कुल ग्राउंड लेवल पर मजदूरों के साथ काम करते हुए। और शायद यही वो अनुभव था जिसने उन्हें ग्रुप की नस नस से वाकिफ कराया। वो शॉप फ्लोर से धीरे धीरे आगे बढ़े। 1971 में नेल्को के डायरेक्टर बने और फिर 80s में टाटा इंडस्ट्रीज के चेयरमैन। ये दिखाता है कि उन्होंने एक एक सीढ़ी मेहनत से चढ़ी थी। और यही सारी तैयारी, यही सारा अनुभव उन्हें उस एक बड़ी जिम्मेदारी के लिए तैयार कर रहा था जो न सिर्फ टाटा ग्रुप बल्कि पूरे भारत के बिजनेस का इतिहास बदलने वाली थी। वो साल था 1991, भारतीय इतिहास में एक बहुत बड़ा मोड़। इसी साल JRD टाटा के बाद रतन टाटा को टाटा सन्स का चेयरमैन बनाया गया। ये वो दौर था जब भारत की इकोनॉमी लिबरलाइज हो रही थी, दुनिया के लिए खुल रही थी। और रतन टाटा ने इस मौके को फौरन पहचान लिया। उन्होंने एक बहुत बड़ा सपना देखा, टाटा ग्रुप को सिर्फ एक इंडियन कंपनी नहीं बल्कि एक ग्लोबल पावर बनाने का। और वो सिर्फ सपने देखते नहीं थे, उन्हें पूरा भी करते थे। देखिए, 2000 में टेटलीटी, 2007 में स्टील की दुनिया का बड़ा नाम कोरस, और फिर 2008 में वो ऐतिहासिक डील, ब्रिटेन की शान समझे जाने वाले ब्रांड्स जैगवार और लैंड रोवर अब टाटा के थे। ये सिर्फ बिजनेस डील्स नहीं थीं, ये दुनिया को एक संदेश था। ये एक भारतीय कंपनी का ग्लोबल स्टेज पर शक्ति प्रदर्शन था। लेकिन ऐसा नहीं है कि उनकी नज़र सिर्फ बड़ी बड़ी ग्लोबल कंपनियों पर थी। नहीं, उनका एक सपना भारत के आम इंसान के लिए भी था। और उस सपने को हम सब एक नाम से जानते हैं, टाटा नैनो। ये सिर्फ एक सस्ती कार नहीं थी, ये एक इमोशन था, एक वादा था। हर उस मिडिल क्लास परिवार से किया गया वादा जो एक स्कूटर पर 4 लोगों के साथ बारिश में भीगता था। आम आदमी की कार, ये प्रॉफिट से कहीं ज्यादा एक सोशल मिशन था। और जानते हैं, यही वो सोच है जो उन्हें बाकी सबसे अलग करती है। उनके लिए बिजनेस का मतलब सिर्फ बैलेंस शीट पर बढ़ते हुए नंबर नहीं थे, बल्कि इंसानियत और वैल्यूज थे। उन्होंने टाटा ट्रस्ट्स की ताकत का इस्तेमाल समाज की भलाई के लिए किया, चाहे वो एजुकेशन हो, हेल्थ केयर हो, गांवों का विकास हो या फिर साइंटिफिक रिसर्च। हर जगह उनका योगदान बेमिसाल है। और उनकी ये दयालुता सिर्फ इंसानों के लिए नहीं थी। एक बहुत ही प्यारा किस्सा है जो उनके बारे में सब कुछ बता देता है। वो जानवरों से, खासकर कुत्तों से बहुत प्यार करते थे। उन्होंने अपने ऑफिस, टाटा हेडक्वार्टर के दरवाजे मुंबई की भयंकर बारिश में आवारा कुत्तों के लिए खुलवा दिए थे, ताकि वो बेचारे भीगने से बच सकें। ये छोटी सी बात उनकी शख्सियत की बड़ी कहानी कहती है। जाहिर है, देश ने भी उनके इन कामों को पहचाना और सराहा। साल 2000 में उन्हें पद्म भूषण मिला और 2008 में भारत का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान पद्म विभूषण। तो आज जब वो हमारे बीच नहीं हैं, तो सवाल उठता है कि वो अपने पीछे क्या छोड़कर गए हैं। वो एक ऐसी विरासत छोड़ गए हैं जो शायद कभी खत्म नहीं होगी।
वैसे तो वो 2012 में ही रिटायर हो गए थे, लेकिन 2016 में जब ग्रुप में लीडरशिप को लेकर कुछ मुश्किलें आईं, तो वो फौरन वापस आ गए, कुछ समय के लिए अंतरिम चेयरमैन बनकर, ताकि सब कुछ संभल जाए। ये दिखाता है कि टाटा ग्रुप उनके लिए सिर्फ एक कंपनी नहीं, एक जिम्मेदारी थी। तो उनकी विरासत क्या है? सिर्फ एक बहुत बड़ा कामयाब टाटा ग्रुप? नहीं, उनकी असली विरासत है ईमानदारी से बिजनेस करने का तरीका, समाज को हमेशा पहले रखने की सोच और वो वैल्यूज जो आज भी करोड़ों लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन है। चलिए जाते जाते उनके बारे में कुछ और मज़ेदार बातें भी जान लेते हैं। क्या आपको पता है कि वो एक ट्रेन्ड पायलट थे? जी हाँ, उन्हें प्लेन उड़ाना बहुत पसंद था। और दूसरी बात, उन्होंने कभी शादी नहीं की। हालांकि एक बार उन्होंने खुद कहा था कि वो 4 बार शादी करने के बहुत करीब पहुंच गए थे। और आखिर में, ये एक सवाल जो रतन टाटा की पूरी जिंदगी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि किसी भी इंसान की असली विरासत, उसकी असली लेगेसी क्या होती है? वो बेशुमार दौलत जो वो कमाता है, या वो मूल्य, वो वैल्यूज जिनके साथ वो जीता है? मुझे लगता है इसका जवाब हम सब जानते हैं।